चाय बेचने वाली प्रेग्नेंट बहू। सूरजपुर गांव में नैना नाम की एक लड़की अपनी मां चंदा के साथ रहती थी। चंदा की आखिरी सांसें चल रही थीं और वो जीते जी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। और इस तरह चंदा अपनी बेटी नैना से बोलती है। बेटा नैना, मैं तेरी शादी अपने जीते जी देखना चाहती हूँ। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? माँ, आप मेरे लिए कुछ कर रही हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझ कर रही हैं। आप जो भी कर रही हैं अच्छा ही कर रही हैं। मैं आपकी किसी भी बात को नहीं काट सकती। उसकी ये बात सुनकर चंदा उसे गले लगा लेती है और अगले एक हफ्ते बाद नैना की शादी विकी नाम के लड़के से करवा देती है। नैना अपने ससुराल खूब सारा सोना लेकर जाती है, लेकिन घर की जरूरत का सामान वो अपने मायके में ही छोड़ देती है। अगले दिन जब नैना की मुंह दिखाई होती है तब सभी लोग नैना की सास सुनंदा से बोलते हैं। अरे सुनंदा, तेरी बहू तो सोने के जेवर से लदी पड़ी है। आखिर ये इतने सोने लेकर कहाँ से आई है? लेकर कहाँ से आएगी? अपने मायके से लेकर आई है। सही है, तेरी बहू तो बहुत ही अमीर घराने से इतना पैसा कहाँ लेकर जाएगी? तेरा बेटा भी तो इतना कमाता है और बहू भी इतने पैसे वाली है। मुंह दिखाई की रस्म अब खत्म हो जाती है और इस तरह अब नैना अपने पति विकी और अपनी सास सुनंदा के साथ खुशी से रहने लगी। कुछ दिन तो वो खुशी से रहने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसके ही मोहल्ले में एक शादी होती है जहां उसकी पड़ोसन की बहू भर भर कर दहेज लाती है। ये देखकर अब सुनंदा को जलन होने लगी और वो आए दिन अपनी बहू के ऊपर ताने कसने लगी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? देख तो मेरी पड़ोसन की बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है, और तू क्या लाई है? सिर्फ और सिर्फ सोने लेकर आई है। कम से कम घर का कुछ सामान तो ले आती। लेकिन मम्मी जी, घर में पहले से इतना सारा सामान है। मैं घर में इतने सारे सामान लाकर वेस्ट नहीं करना चाहती और ना ही अपनी माँ के पैसे खर्च कराना चाहती हूँ। ओहो, बढ़िया ही पैसे वाली। इतना सारा तेरे पास पैसा, तू उस पैसे का करेगी क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अरे थोड़ा बहुत पैसा अगर हमें दे देगी तो इसमें बुराई क्या है? मम्मी जी, मैं इस घर में घर की जरूरतों का सामान नहीं लाने वाली। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां नैना का पति विकी आ जाता है और अपनी बीवी को अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए देखता है और वो गुस्से में नैना को थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगता है। थप्पड़ मारते वक्त वो उसे बोलता है, तुझको शर्म नहीं आ रही है क्या? तू मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है? अरे थोड़ा तो शर्म कर ले। वो उसे इतना मारता है कि बेचारी नैना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन विकी और सुनंदा दोनों में से ही किसी ने नैना को नहीं उठाया। अब इस तरह नैना के ऊपर आए दिन विकी और सुनंदा दोनों ही अत्याचार करने लगे। वो दोनों उसे बेरहमी से मारते पीटते, लेकिन नैना कुछ नहीं बोलती। एक दिन वो अपने कमरे में रोते हुए अपनी माँ की फोटो को देखकर बोलती है, माँ, मैं कैसे भूखे नंगे के घर में आ गई? ये लोग तो बहुत ही लालची हैं। लेकिन तुमने मुझे एक बात समझाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक लड़की का ससुराल उसका हमेशा से घर रहता है। जिस दिन लड़की की विदाई होती है उस दिन के बाद से उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। मायके से ही लड़की की डोली उठती है और उसके ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। इसलिए मैं अपना ससुराल छोड़कर नहीं आ रही। मेरा यहाँ रहने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी इज्जत के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसको सोता हुआ देख विकी और सुनंदा आपस में बात करते हुए बोलते हैं, बेटा, इस करमजली का हम क्या करें? करना क्या है माँ, इसको कल अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। लेकिन माँ, याद रखना, इसको अपने घर से फेंकने से पहले इसका सारा पैसा और सोना छीन लेना है। इतना कहकर वो दोनों आधी रात को नैना के सारे गहने छीन चुरा लेते हैं और अगली सुबह विकी उसे धक्के मारकर निकाल देता है। वो बेचारी दरवाजे को पीट कर रोती रहती है, लेकिन विकी घर का दरवाजा नहीं खोलता और बेचारी नैना रोते हुए स्टेशन की तरफ निकल जाती है। वो रोते रोते खुद से बोलती है, देखो ना माँ, आज कैसा दिन आ गया। मेरे पास तुम्हारा सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातों पर चल रही हूँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मायके नहीं आऊंगी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारा नाम कभी भी नहीं डुबाऊंगी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। वो इतना बोलती है कि तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब उसका जी मचलने के साथ साथ उल्टियां भी होने लगती हैं। इस तरह अब वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। बेचारी खुद का पेट पालने के लिए रोड पर भीख मांगने लगी, लेकिन उसे कोई भी भीख नहीं देता। इस तरह वो भीख मांगते मांगते एक स्टेशन पर जा पहुंची। नैना अब स्टेशन पर भी भीख मांगने लगी।
कि तभी वो वहां देखती है कि एक आदमी का पर्स नीचे गिर गया। वो उसे उठाकर उस आदमी को देती है और बोलती है, साहब, आपका पर्स नीचे गिर गया है, आप इसे ले लीजिए। उसकी ईमानदारी देख वो आदमी नैना से बोलता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बेईमानी नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे वो मेरा पर्स कभी भी नहीं देता, क्योंकि इस पर्स में लाखों रुपए हैं। इतना कहकर वो आदमी नैना को 2000 का नोट पकड़ा देता है और वहां से चला जाता है। उस 2000 को देखकर नैना खुद से बोलती है, मेरे पास 2000 रुपए हैं, क्यों ना मैं इस पैसे को किसी काम में इस्तेमाल करूं। यहाँ पर मुझे एक भी चाय वाला नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं अपनी एक चाय की दुकान खोलूंगी। इतना कहकर नैना चाय का सामान लाती है और चाय बनाकर केतली में वो चाय बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी चाय की बिक्री बहुत ही ज्यादा होने लगी। वो ट्रेन में जाकर चाय बेचती। इस तरह अब नैना की बिक्री बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अब वो एक बिजनेस विमन बन जाती है। वो अकेली ही अपने चाय का बिजनेस संभालती। उसके पास घर, पैसा, गाड़ी, हर एक चीज आ गई जिसकी उसे जरूरत थी। एक तरफ तो नैना खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विकी और सुनंदा रोड पर आ गए थे। वो लोगों से भीख मांगते और खाते। एक बार नैना अपनी कार से अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी कार के आगे उसका पति विकी आ जाता है और उसकी कार से टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। नैना अपनी कार को तुरंत रोकती है और बाहर आकर देखती है तो उसे उसका पति विक्की दिखाई देता है। उसे देखकर वो उसको उठाती है और बोलती है, अरे विक्की जी, आप इस तरह इतनी तेज धूप में रोड पर इस तरह क्यों भटक रहे हैं? नैना को इतने ठाट बाट में देखकर विक्की को अब अपने किए पर पछतावा होता है और वो नैना से बोलता है, नैना मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी थी। मैंने और मेरी माँ ने तुम पर कितना जुल्म किया, तुम पर इतना अत्याचार किया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा और सारा दर्द सहती गई। जब से हमने तुम्हें निकाला तब से हमारी जिंदगी झंड हो गई। हम पर धीरे धीरे कर्जा बढ़ गया, मेरी जॉब छूट गई। अपना पेट पालने के लिए हमने अपना घर तक बेच दिया और आज देखो हम रोड पर आ गए। विक्की की बात नैना ध्यानपूर्वक सुन रही थी। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी सुनंदा भी वहां आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। तू हमें रहने का कोई ठिकाना दे दे जहां हम अपना सर छुपा सकें। नैना उन दोनों की ये हालत देखकर उनसे बोलती है, मम्मी जी, विक्की जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज मैं इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। आप लोग दूसरी जगह सर क्यों छिपाएंगे? जो मेरा है वो आपका भी है, इसलिए आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरा घर आपका भी तो है। उसका इतना बड़ा दिल देखकर विक्की और सुनंदा को खुद के किए पर बहुत पछतावा होता है और इस बार वो दोनों ही सुधर चुके थे और नैना के साथ उसके घर पर जाकर खुशी से वो तीनों एक साथ रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। वो कहते हैं ना, कर्मा इज सेइंग, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।